स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जरा सोचिए, 66 मिलियन साल पहले एक ऐसी दुनिया थी जहां डायनासोर्स का राज था। ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्राणी जमीन, समुद्र और आसमां में घूमते फिरते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट जिसने डायनासोर्स ही नहीं बल्कि धरती की पूरी इकोलॉजी को उलट पुलट कर रख दिया। और क्या आपको पता है कि इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स कैसे इस एक्सटिंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं? ये सिर्फ एक तबाही नहीं थी बल्कि नए युग की शुरुआत भी थी। लेकिन सवाल ये है कि ये इवेंट क्या था, कैसे कुछ प्राणी बच पाए और कैसे नई दुनिया इंसानों के वास के लिए तैयार हुई, और क्यों डायनासोर्स इंसानों की तरह इवॉल्व नहीं हुए और एक इंटेलिजेंट स्पीशीज नहीं बन पाए, और कैसे इस एक्सटिंक्शन के दौरान ह्यूमंस के एंसेस्टर्स बचे रहे। चलिए चलते हैं इस जर्नी पर। डायनासोर्स का एरा मेसोजोइक एरा के दौरान था, जिसे एज ऑफ डायनासोर्स कहा जाता है। इस एरा को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है: टेरासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। हर पीरियड में कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन भी काफी चेंज हुई, जो डायनासोर्स के इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में यह समय फेनेरोजोइक इयॉन का पार्ट है। टेरासिक पीरियड यानी कि आज से 252 से 201 मिलियन साल पहले, इस पीरियड के अंत में डायनासोर्स पहली बार पृथ्वी पर दिखाई पड़े। इस टाइम पर दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के रूप में एक साथ जुड़े हुए थे। इस एक लैंडमास पर डायनासोर्स इजीली माइग्रेट कर सके, जो उनके स्प्रेड और एवोल्यूशन में काफी मददगार रहा। फिर जुरासिक पीरियड आया, जो आज से 201 से 145 मिलियन साल पहले था। इस दौरान डायनासोर्स पृथ्वी के सबसे डोमिनेंट प्राणी बन गए। इस पीरियड में पैंजिया 2 बड़े लैंड मासेस में डिवाइड होना शुरू हुआ: लॉरेशिया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया थे, और गोंडवाना, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया थे। इस स्प्लिटिंग से अलग अलग हैबिटेट्स बने, जिसमें डायनासोर्स और ज्यादा डाइवर्सिफाई हुए। क्रिटेशियस पीरियड आते आते यानी कि आज से 145 से 66 मिलियन साल पहले, इस दौरान में डायनासोर्स की डाइवर्सिटी अपने चरम पर पहुंची। इस समय पर कॉन्टिनेंट्स और ज्यादा टूटकर अपनी मॉडर्न पोजीशन की तरफ मूव करने लगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया अलग होने लगे, और ओशंस बढ़े और नए ओशन बेसिन्स खुलने शुरू हुए, जिसने डायनासोर्स के एनवायरनमेंट को और डाइवर्सिफाई किया। इस तरह डायनासोर्स का एरा मेसोजोइक एरा के दौरान शुरू हुआ, जब कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे, और 66 मिलियन साल पहले खत्म हो गया, जब कॉन्टिनेंट्स अपनी अलग पोजीशन में शिफ्ट होने लगे और पृथ्वी पर एक बड़ा इकोलॉजिकल चेंज आया। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 66 मिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ जिससे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए? इसको एक्सप्लेन करती हैं दोस्तों 3 मेजर थ्योरीज। लेकिन इनमें से कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो साइंटिफिक कम्युनिटी में ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड हैं। चलिए इन्हें ब्रीफली समझते हैं। सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है 66 मिलियन साल पहले एक विशाल मीटियोराइट अर्थ से टकराया, जो डायनासोर्स के मास एक्सटिंक्शन का मेजर रीजन बना। इसी इंपैक्ट से मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के पास चिक्सोलुब क्रेटर बना। इस इंपैक्ट ने खूब सारी डस्ट और डेब्री एटमॉस्फेयर में फैला दी, जिसने सनलाइट को ब्लॉक किया, जिससे ग्लोबल कूलिंग और फूड चेन्स कोलैप्स हुए। इस थ्योरी को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा एविडेंस इस क्रेटर में हाई लेवल ऑफ इरिडियम का प्रेजेंस है। दोस्तों, इरिडियम एक रेयर एलिमेंट है जो एस्टेरॉइड्स में मिलता है। चिक्सोलुब क्रेटर की डिस्कवरी भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करती है। लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये मीटियोराइट आया कहां से? देखिए, सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि चिक्सोलुब एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट से आया था। ये एस्टेरॉइड बेल्ट एक ऐसी जगह है जहां कई रॉकी बॉडीज सन के चक्कर लगा रही हैं। जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स कभी कभी इन एस्टेरॉइड्स को डिस्टर्ब करती है, और इसी डिस्टरबेंस की वजह से इन एस्टेरॉइड्स की ऑर्बिट चेंज हो सकती है और अर्थ की ऑर्बिट में ये एस्टेरॉइड्स आ सकते हैं। इस प्रोसेस को ग्रेविटेशनल परटर्बेशन कहा जाता है। एक और थ्योरी कहती है कि चिक्सोलुब इम्पैक्टर एक कॉमेट था जो ऊर्त क्लाउड या कुइपर बेल्ट से आया। देखिए, मोस्ट ऑफ द कॉमेट्स का सोर्स आउटर सोलर सिस्टम में कुइपर बेल्ट यानी कि नेपच्यून के परे है, लेकिन सन के अराउंड इनकी ऑर्बिट काफी स्क्यूड है, यानी कि अपनी इस जर्नी के दौरान ये कभी कभी सन के बहुत नजदीक आ सकते हैं। और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कॉमेट्स अपनी ऑर्बिट चेंज करके अर्थ की तरफ आने लगे।
तो दोस्तों इन दोनों थ्योरीज में से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि चिक्सोलुब एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया और गुल्फ ऑफ मेक्सिको में इसका इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि डायनासोर्स का विनाश वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ। देखिए दोस्तों, इस दूसरी थ्योरी के मुताबिक इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स इस दौरान क्रिएट होने शुरू हुए और रियूनियन हॉटस्पॉट के वॉल्केनिक इरप्शंस डायनासोर के एक्सटिंक्शन का कारण बने। दोस्तों ये वो दौर था जब इंडिया गोंडवाना से अलग होकर यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा था और इसी दौरान इंडिया रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा और हमें 66 मिलियन साल पहले ये इरप्शंस देखने को मिला, जिससे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय के लिए ऐड होती रही, जिससे क्लाइमेट चेंज और एसिड रेन हजारों सालों तक चली और ये इवेंट इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगे। डेक्कन ट्रैप से निकली गैस और लावा फ्लोज के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के राइज का एविडेंस और वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ मास एक्सटिंक्शन की टाइमलाइन मैच होना इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और मेजर थ्योरी है, आइए उसको समझते हैं। डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन की थर्ड मेजर थ्योरी है लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेसोजोइक एरा के दौरान अर्थ की ऑर्बिट में कुछ बड़े चेंजेस हुए और अर्थ की सन से दूरी थोड़ी सी बढ़ी, जिसकी वजह से ग्रेजुअल कूलिंग शुरू हुई। इसके साथ साथ कॉन्टिनेंट्स भी ड्रिफ्ट कर रहे थे, जिसके कारण वर्ष डायनासोर्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस बनी। पैंजिया का टूटना और कॉन्टिनेंट्स का अलग होना भी ओशन करंट्स और क्लाइमेट पैटर्न्स को बदल रहा था, जिसने डायनासोर्स के सर्वाइवल के लिए मुश्किल एनवायरनमेंट क्रिएट किए। जियोलॉजिकल एविडेंस दिखाता है कि मेसोजोइक एरा के अंत में क्लाइमेट स्लो और ड्रास्टिक चेंजेस से गुजर रहा था, जिसमें ग्लोबल टेम्परेचर्स डिक्रीज हो रहे थे और वेजिटेशन के पैटर्न्स भी बदल रहे थे। कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन का रीजन एक सिंगल इवेंट नहीं था, बल्कि कई फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट्स थे। एस्ट्रॉइड इंपैक्ट, मीटियोरॉइड इंपैक्ट ने क्लाइमेट को रैपिड और कैटास्ट्रोफिक तरीके से बदला, जबकि वॉल्केनिक इरप्शंस और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज ने इकोसिस्टम्स को पहले से ही वीक बना दिया था। ये सब फैक्टर्स मिलकर डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का रीजन बने। और दोस्तों इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले एविडेंस ये है कि एस्ट्रॉइड इंपैक्ट और डेक्कन ट्रैप्स के इरप्शंस दोनों का टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है और ये दोनों के इफेक्ट्स ने इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट किया। तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि इसी तरह से दोबारा से अर्थ पर एक और मास एक्सटिंक्शन इवेंट होगा क्या, और क्या इस प्री हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ह्यूमंस का एक्सटिंक्शन भी पक्का है? देखिए, डायनासोर और ह्यूमंस के पृथ्वी पर टाइम और एवोल्यूशन की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। डायनासोर्स का एरा 230 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और वो पृथ्वी पर 66 मिलियन साल पहले तक रहे, यानी कि करीब 165 मिलियन साल तक डायनासोर्स ने अर्थ को डोमिनेट किया। इसके कॉन्ट्रास्ट में ह्यूमंस का ओरिजिन सिर्फ 2 से 3 मिलियन साल पहले हुआ और मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस का एवोल्यूशन सिर्फ 2 लाख साल पहले, यानी ह्यूमंस का टाइम डायनासोर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। डायनासोर्स 165 मिलियन साल तक अडेप्ट करते रहे, लेकिन उनका एवोल्यूशन ज्यादातर फिजिकल था। एक अच्छा एग्जांपल टायरानोसोरस रेक्स यानी कि टी-रेक्स है। टी-रेक्स एक बहुत ही पावरफुल और बड़ा प्रीडिएटर था, जिसका बॉडी साइज 40 फीट तक लंबा और वेट 9 टन तक होता था। इसके बड़े और मजबूत दांत और पावरफुल जॉज उसे अपने एनवायरनमेंट में डोमिनेट करने की एडवांटेज देते थे, लेकिन ये अडेप्टेशन ज्यादातर फिजिकल थी। उनका ब्रेन साइज और कॉग्निटिव एबिलिटीज मैमल्स के कंपैरिजन में काफी लिमिटेड थी। जब 66 मिलियन साल पहले मीटियोरॉइड अर्थ से टकराया तो टेम्परेचर और क्लाइमेट में एक सडन और ड्रास्टिक चेंज आया। डस्ट और डेब्री ने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया, जिससे ग्लोबल कूलिंग हुई और फूड चेन कोलैप्स हो गई। टी-रेक्स जैसे बड़े प्रीडिएटर्स जो अपने एनवायरनमेंट पर फिजिकली डिपेंड करते थे, वो क्विकली अडेप्ट नहीं कर पाए। उनके लार्ज साइज को सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा फूड की जरूरत थी, लेकिन एस्ट्रॉइड के इंपैक्ट के बाद वेजिटेशन और शिकार और प्रे स्पीशीज खत्म होने लगी। इसी वजह से टी-रेक्स जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स कैसे बचे रहे, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। चलिए समझते हैं। जब डायनासोर्स पृथ्वी पर राज कर रहे थे, तब ह्यूमंस के एंसेस्टर्स काफी छोटे और सिंपल क्रीचर्स थे। इन्हें हम मैमेलियन एंसेस्टर्स कहते हैं। ये श्रू लाइक मैमल्स ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड रहते थे और रात को ज्यादा एक्टिव होते थे। जब 66 मिलियन साल पहले एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया और पृथ्वी का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया, तो फूड चेन कोलैप्स हुई। डायनासोर्स जो कोल्ड ब्लडेड थे, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा फूड और सनलाइट पर डिपेंडेंट थे। उनके लिए ये ड्रास्टिक चेंजेस से अडेप्ट करना मुश्किल हो गया
और वो एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन ह्यूमंस के छोटे एंसेस्टर्स ने सरवाइव कर लिया क्योंकि ये अंडरग्राउंड जाने की एबिलिटी रखते थे, जिससे ये टेम्परेचर एक्सट्रीम से बच पाए। वहीं ये मैमल्स डायनोस के कंपैरिजन में कम फूड पर सरवाइव कर सकते थे और वार्म ब्लडेड थे, मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर इंटरनली रेगुलेट कर लेते थे, अनलाइक डायनासोर्स जो मोस्टली कोल्ड ब्लडेड थे और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करते थे। जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए तो मैमल्स को इवॉल्व होने का मौका मिला और धीरे धीरे ये मॉडर्न ह्यूमंस तक इवॉल्व हो गए। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर्स की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। एंड अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 500 लाइक्स के। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम है रोहन त्यागी। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी GS2, GS3 और एसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों, इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुटकर लगना पड़ेगा। देखिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों, इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है। और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Life का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।